आज जो क्लास में पढ़ने आ रहे हैं हम वो सम इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ इम्प्लीकेशन मतलब सोचते हो रिजल्ट एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से हमें रिजल्ट मिल रहा है न्यूटन सेकंड लॉ में, तो आपको टॉपिक डालने वाला सम इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। पहला क्या है भैया, फोर्स एक वेक्टर रिलेशन होता है। क्या होता है, हमने देखा कि सेकंड लॉ क्या भी आपका वेक्टर रिलेशन है और उसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसमें जो रिलेशन आया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मास इनटू में एक्सेलरेशन वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है। सेकंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको, आसान है। देखिए सेकंड इंप्लीकेशन जो है आपकी वो है कि भैया अगर मान लीजिए हम इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू में 0 कर दें, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को देखिए, हमारे पास दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल फोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल फोर्स। आपको बता दूं ये इंटरनल फोर्स जो होता है ना वो बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और इसकी वजह से बॉडी अपनी शेप और साइज में मेंटेन रह पाती है। एक चेयर है, चेयर जुड़ी हुई है, चेयर किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से, मॉलिक्यूल से, लेकिन वो चेयर जैसी क्यों बनी है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। और आपको बता दूं इंटरनल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। मतलब बॉडी उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती। इंटरनल फोर्स का केवल यही रोल है कि बॉडी को होल्ड करके रखता है, इसका केवल होल्डिंग में काम है। बाकी अगर बॉडी को चलाना है, मूव कराना है, उसकी स्टेट को चेंज करनी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स केवल बॉडी को होल्ड करता है, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कहा भैया अगर हम सेकंड इंप्लीकेशन कर रहे हैं, सेकंड इंप्लीकेशन क्या कहती है भैया, ध्यान दीजिए। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया, क्या कर दिया, क्या करता है एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी को एक्सेलरेट कराता है। क्या करता है, इंटरनल फोर्स बॉडी को होल्ड करके रखता है, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को चलाता है। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दिया तो एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट किया जाता है बॉडी का मास इनटू में उसका एक्सेलरेशन। बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी का मास इनटू में उसका एक्सेलरेशन जो होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो फोर्स के बराबर होगा। कौन से फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के। और मैंने यहां पर क्या लिया, एक्सटर्नल फोर्स क्या भी आपका 0, तो आपको पता है एम में भी क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, एम में 0 का मतलब क्या है, या तो मास 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 होगा। बॉडी है तो मास कभी 0 नहीं हो सकता, मास कभी 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका 0 हो सकता है, ठीक है भैया। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, अगर किसी बॉडी का ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो मास तो गई ना उसके पास, बस क्या नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। उसी की वजह से हम कह सकते हैं भैया एक्सटर्नल फोर्स क्या है भैया, 0 जो है उसकी वजह कौन है, बॉडी का एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपको याद होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, बराबर में 0। एक्सेलरेशन को हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू में क्या हो गया, 0, यानी v2 इक्वल्स टू में v1। यानी अगर हम किसी प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर दे तो बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। v1 बराबर है v2, v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है। तो ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम रहती है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो इंटरनल फोर्स कभी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, जो कि v1 इक्वल्स टू में v2 रहेगा। समझ गए। तो सेकंड इंप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन है, क्या रखा है भैया, जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो बॉडी की स्पीड क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, बराबर रहेगी। v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या है, और दोनों क्या होगी, बराबर। कब, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। थर्ड इंप्लीकेशन क्या कह रहा है, थर्ड इंप्लीकेशन देखिए इसका, थर्ड इंप्लीकेशन कह रहा है भैया, थर्ड वाली कह रहा है भैया, जैसे मान लीजिए ये जो बात करूं मैं, तो ये जो लॉ है ना, ये सेकंड लॉ, वो एक छोटे से पार्टिकल के ऊपर भी अप्लाई होता है और एक बड़े सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई होता है। हाँ दे बेटा, क्लास है, आज क्लास है, हाँ क्लास है, क्लास है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए भैया,
जो आपका ये जो सेकंड लॉ है वो एक पॉइंट के ऊपर भी अप्लाई होता है। पॉइंट ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका मास है तो ये एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। ये पार्टिकल है, क्या है ये पार्टिकल। और पार्टिकल का बहुत सारा ग्रुप मिल जाता है, बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं, तो उन पार्टिकल्स के ग्रुप को हम कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, ये जुड़ गया। एक चेयर क्या है, एक पार्टिकल है या सिस्टम है, चेयर आपकी पार्टिकल है या सिस्टम है, सिस्टम है, क्योंकि वो बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। ये बन गया एक सिस्टम। क्या बन गया, सिस्टम। अब इसके ऊपर फोर्स लगाओ तो ये सिस्टम भी क्या होगा, इसका मास क्या होगा, मान लीजिए कैपिटल एम है, क्या इसका मास कैपिटल एम है, और इसके अंदर क्या होगा एक्सीलरेशन आएगा, तो ये फोर्स क्या होगा, इसके मास इनटू में इसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक पार्टिकल के ऊपर जिस प्रकार से अप्लाई होता है बिल्कुल सेम एक सिस्टम के ऊपर भी क्या होता है भैया, ये आपका जो आपका सेकंड लॉ है वो अप्लाई होता है। समझ गए भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकंड लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ पॉइंट बट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ बॉडी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बस यहां तक आपको नोट करना है कि भैया जो सेकंड लॉ है वो एक पार्टिकल के ऊपर भी अप्लाई होता है और एक सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई होता है। सिस्टम क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल मिलते हैं तो भैया वो ग्रुप क्या कहलाता है, सिस्टम। तो ये ध्यान रखना, सेकंड लॉ जिस प्रकार से एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होता है, यानी पार्टिकल के ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। बिल्कुल सेम एक सिस्टम भी फोर्स लगाने पर क्या होता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, चलो ये चौथी इंप्लीकेशन आपको नहीं लिखनी है तो इसीलिए इसको मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है भैया, तो इसको कॉपी कर लेना, इसको नोट्स में अभी आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो जो ये पूरा कॉपी करना, साथ में इसका ये लिखना है आपको। ठीक है, ये पूरा कॉपी करना और साथ में ये लिखना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं लिखना, इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो मिटो रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अगला कह रहा है भैया, देखिए आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या निकलता है, मतलब क्या कंसीक्वेंस है, क्या इसका महत्व है एक तरह से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको जो मैं लिखवा रहा हूं वही करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। मैंने क्या किया, मेरे पास दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसके ऊपर फोर्स लगाया F, इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, a1 आएगा। एक दूसरी बॉडी है, इसका मास क्या है भैया, m2 है, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या है, वही फोर्स लगाया, जितना फोर्स यहाँ पे लगाया था वही फोर्स यहाँ पर भी लगा रहा हूं। तो क्या दोनों के अंदर सेम एक्सीलरेशन रहेगा। एक ट्रक के ऊपर फोर्स लगाओ आप और एक साइकिल के ऊपर फोर्स लगाओ, क्या दोनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का मास क्या है, अलग अलग है। ट्रक के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा है कम, कम। ट्रक के अंदर कम एक्सेलरेशन आएगा, साइकिल के अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। यानी जो कम मास वाली बॉडी होती है आपकी फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेट करती है, और ज्यादा मास वाली बॉडी होती है आपके फोर्स से वो कम एक्सेलरेट करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं m1 a1 बराबर में m2 a2, क्योंकि आपको पता है ये f किसके बराबर होगा, m1 a1 के, और यहाँ पर ये f किसके बराबर होगा, m2 a2 के। तो दोनों को मैंने क्या किया, आपस में बराबर कर दिया। तो m1 अपॉन में m2 इक्वल्स टू में a2 अपॉन में a1। हम क्या देख रहे हैं, अगर a1 ऊपर है नीचे है तो m1 का है, और m2 नीचे है तो a2 क्या है। सो हम कह सकते हैं कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा, और जिस बॉडी का मास कम रहेगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा आएगा। ये आपकी भैया क्या है, कार है, और ये है आपकी साइकिल। बताओ किसके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, विच वन इज मोर एक्सेलरेट। तो भैया कार का एक्सेलरेशन क्या होगा, आप दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हो तो आपको पता कार का मास तो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, साइकिल के एक्सेलरेशन से। ये कार है, साइकिल के एक्सेलरेशन ये ऐसा, साइकिल का एक्सेलरेशन कार के एक्सेलरेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। एक मिनट, साइकिल ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है। तो भैया किसका होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल। रीजन क्या है भैया, मास ऑफ कार इज ग्रेटर देन मास ऑफ, बिकॉज, ठीक है, ये है आपका
कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यही आपको कॉपी करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, जितना मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो कौन ज्यादा एक्सेलरेट करता है? जिसका मास क्या होता है, कम होता है। अगला देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है भैया अगर आप मान लीजिए किसी भी, यहां पर ये वाला देखिए एक्सेलरेटेड, ये नोट में लिखना है आपको, किसमें लिखना है, नोट में। कह रहा है एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप बॉडी को एक्सेलरेट करना चाहते हो, मतलब उसकी स्पीड को चेंज करना चाहते हो, तो किसकी वजह से होता है? केवल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्स कुछ भी नहीं करता। क्या करता है? बस बॉडी को होल्ड करके रखता है, उसकी शेप में उसको मेंटेन करके रखता है। पहला कह रहा है अगर भैया आपको स्पीड चेंज करनी है, क्या करनी है? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भैया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होती है? स्पीड चेंज होती है। क्या होती है? यही लिखना है जो अंडरलाइन कर रखा वही वो लिखना है यहाँ से। उसके बाद देखिए, अगर ये आपकी बॉडी है, इसका मास m है, इसकी मोशन इधर हो रही है, और आपने इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो क्या होता है? स्पीड बढ़ जाती है। ये एक्सिलरेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? और अगर मान लीजिए बॉडी आपकी इधर चल रही है, मोशन इधर हो रही है, और आपने फोर्स इस तरीके से लगा दिया, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ी हुई है, और यहाँ पर आपकी स्पीड घटेगी, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी जब आप अगर आपको स्पीड चेंज करनी है, चाहे स्पीड बढ़ानी हो या घटानी हो, दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही कह रहा है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होती है? स्पीड चेंज होती है। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मोशन से उल्टी डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है भाई। अगला है भैया आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो क्या करोगे? तो भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको याद है डायरेक्शन चेंज करने का मतलब? आपको एक एग्जांपल दो जहां पर एक मोशन हो रही है, साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जहां पर मोशन भी होती रहती है और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन नहीं चेंज, ऐसे पार्टिकल ऐसे घूमता है। ये वाला देखिए, ये लिखवा रहा हूं, इसको यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है, इधर। आपको बता दूं सर्कुलर मोशन में एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, जिसको मैंने क्या बोला था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी इधर होती है, और ये फोर्स क्या करता है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को यहाँ पे, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इधर कर देगा, फिर यहाँ पे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये किसकी वजह से लगातार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? फोर्स की वजह से। और ये फोर्स हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन भी चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है, तब भी आपको क्या चाहिए? फोर्स। और डायरेक्शन अगर मान लीजिए मैं फोर्स हटा दूं, चलो आपको पता है एक आप एग्जांपल, जब तक आपने क्या किया? लंगड़, लंगड़ जानते हैं? ऐसा होता है, ऐसा पत्थर बांध देते हैं और इसको ऐसा हाथ में लेके घुमाते हैं, गोल गोल घूमेगा। कब तक घूमेगा? जब तक रस्सी से जुड़ी रहेगी, क्योंकि रस्सी क्या लगाती है? इस पत्थर पर फोर्स लगाती है, जिससे इसकी डायरेक्शन पत्थर की लगातार क्या होती है? चेंज होती रहती है। लेकिन जैसे ही मैंने रस्सी को तोड़ा, काट दिया, वैसे ही इस पत्थर पे फोर्स लगना क्या हुआ? बंद हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज, अब ये क्या होगा? एक की डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाएगा। यानी डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो क्या चाहिए आपको? फोर्स। बगैर फोर्स के आपकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकती। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है? फोर्स। ठीक है, एक रस्सी में पत्थर बांधा, पत्थर और रस्सी जब तक जुड़ी रहती है, जब तक खिंचाव लगता रहता है, तब तक पत्थर की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसी रस्सी टूटी, खिंचाव बंद हो जाता है, खिंचाव मतलब फोर्स। वैसे क्या होता है? पत्थर अपनी डायरेक्शन चेंज करना बंद कर देता है, और सर्कुलर मोशन भी उसकी क्या होती है? बंद हो जाती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको सर्कुलर मोशन करानी है, तब भी क्या करना पड़ेगा भैया? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स लगातार क्या करेगा? ये फोर्स जो है वो लगातार इस पत्थर की डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा। जब यहाँ कर देगा, फिर ये यहाँ पे कर देगा इस पत्थर को, यही फोर्स कर रहा है। अगर ये फोर्स रस्सी हटी है, रस्सी टूटी है, तो फोर्स लगना क्या होगा? बंद। और पत्थर का घूमना भी क्या होता है? बंद हो जाता है। पत्थर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में चले जाता है। देखा होगा आपने। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन।
अगर आपको डायरेक्शन चेंज, मोशन चेंज करनी है तो भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो मैंने तीर का निशान लगा रखा, उसी के आगे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हटा दो इसे, ये वाला नहीं लिखना आपको, ये वाला नहीं करना। ठीक है, उसका मतलब वही है जो हमने पहले कर दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। अननोन फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसके बारे में पता ही ना हो। ठीक है, खैर ये टॉपिक बहुत खास नहीं है, लेकिन आपको बताया तो मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स, आपको ये टॉपिक डालना है और बनानी है यहाँ पर एक स्प्रिंग। आपको बता दूं ये स्प्रिंग जो है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, तो इसके अंदर एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, फोर्स लगाने पे स्प्रिंग या तो फैल जाती है या दब जाती है, तो इसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन और कंप्रेशन। एक्सटेंशन फैलाव होता है और कंप्रेशन क्या होता है, स्प्रिंग की लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है उसमें। ठीक है, अब देखिए हमने फोर्स क्या किया था, जीरो किया था, हमने किसी प्रकार का यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया था, तो इसके अंदर एक्सटेंशन भी, यहाँ पर फोर्स जीरो है तो एक्सटेंशन भी नहीं होगी, एक्स मतलब एक्सटेंशन। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स आउटवर्ड, कहाँ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, तो ये स्प्रिंग की लंबाई क्या होती है भैया, बढ़ जाती है, और स्प्रिंग की लंबाई क्या होगी, एक्स बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, एक्स बढ़ गई। तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो ये फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्स आएगा, स्प्रिंग की लंबाई उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं, एक्स को हम कहते हैं कंप्रेशन स्लैश एक्सटेंशन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है, और डिपेंड करता है फोर्स पे। ज्यादा फोर्स लगाओ ज्यादा कंप्रेस करेगा, या तो स्प्रिंग की लंबाई कम हो जाएगी या स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक्स। वैसे माइनस भी आता है, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं लगा रहा मैं। इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसे। और ये हमेशा गिवन रहता है, क्या रहता है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। तो आप फोर्स निकाल लोगे, के गिवन है, एक्स को आप मेजर कर ही लोगे, के और एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका, अननोन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा के बारे में बात बता दूं तो के क्या है यहाँ पर, के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, आपने देखा होगा दो तरह की स्प्रिंग है आपके पास। एक स्प्रिंग जो होती है जिसको खींचना और दबाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको कहते हैं हार्ड स्प्रिंग। और हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। एक होती है पेन में लगी होती है स्प्रिंग, उसको खींचना और दबाना बड़ा ही क्या होता है, आसान होता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो के हार्ड स्प्रिंग के लिए, हार्ड स्प्रिंग के लिए क्या होता है भैया, लार्ज वैल्यू होती है, क्या होती है, लार्ज वैल्यू। अब जो हार्ड स्प्रिंग ज्यादा खुलती है या कम खुलती है, जो हार्ड स्प्रिंग होती है जो आप आसानी से खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, तो एक्स क्या आता है उसके अंदर, एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्या आएगा, स्मॉल आएगा। क्या आएगा, यानी जिस स्प्रिंग के के की वैल्यू लार्ज होती है उसके अंदर के एक्सटेंशन या कंप्रेशन क्या होता है, स्मॉल आता है। अब एक होती है सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग जो पेन वगैरह में लगी होती है, तो उसका ये के क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, लेकिन उसको खींचना और दबाना क्या होता है, आसान होता है। यानी एक्स क्या आएगा उसके अंदर, क्या आएगा, लार्ज आएगा। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। तो मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पर नोट में लिखना है, इसके बाद लिखना है। ठीक है, नोट में ध्यान रखना, क्या अपने पास दो स्प्रिंग है, इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, ये दूसरी स्प्रिंग है, इसके ऊपर भी एफ फोर्स लगाया, इसका कांस्टेंट क्या है, K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या K2 है, इसके अंदर एक्सटेंशन क्या होगी, x1 हुई है, कितनी हुई है, x1, और इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी होगी, x2। मैंने कह दिया इफ K1 ग्रेटर देन K2, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, बताओ कौन ज्यादा खुलेगा,
जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम खुलेगी, उसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K2 कम है तो उसके अंदर एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सो x2 क्या होगा, x1 से ज्यादा। जिसका K2 कम उसका x2 ज्यादा, जिसका K1 ज्यादा उसका x1 क्या होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, खैर इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं, लेकिन अभी उसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, इतना ही पढ़ाया था लास्ट क्लास में तो। ठीक है, यहीं पर मैं हाँ हाँ जाओ, ठीक है, इतने पढ़ाया था मैंने। ठीक है, कल लाऊंगा ज्यादा। इसको सेव कर दिया मैंने, हाँ पक्की बात है।